फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ आर्ट्स। आप लोगों के जैसे बहुत सारे बच्चों के कहने पे ही मैं आज ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैनल का नाम ही जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने भी बोला एकेडमी ऑफ आर्ट। इसके अंदर आर्ट स्ट्रीम से जितने भी सब्जेक्ट्स बनते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर वीडियोस आपको मिलेंगी, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में आपको पूरे लेसन समझाए जाएंगे। देखिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अभी इस चैनल का। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 12 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे मैं इसमें ज्योग्राफी क्लास के अलावा पूरा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली करवाऊंगी। 11th और 12th को लेकर जितने भी सेक्टर आर्ट स्ट्रीम के बनते हैं उन सभी पे हम लोग इसमें काम करेंगे। लेकिन इस फर्स्ट वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग इसको रन नहीं कर सकते। आप लोग जितना इस फैमिली में मेरे साथ मेरा सपोर्ट करेंगे उतना हम लोग इस पे वर्क कर पाएंगे। जितने ही बच्चे हम लोग इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे, फिर हम लोग लाइव सेशन भी करा करेंगे, लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, लाइव कमेंट्स हुआ करेंगे। ठीक है, तो लाइव डिस्कशन भी शुरू होगा। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए इस चैनल पे लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो जो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? वो आप लोगों के थ्रू जुड़ेंगे। आप बच्चे, आपको पता है यूथ कितनी बड़ी पावर होती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। आप लोगों के कहने पे चैनल शुरू हुआ है, तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट इस चैनल में मेरा करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी फर्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 12। ठीक है, इस बुक को हम लोग पूरा एनसीईआरटी लेवल पर ही अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी पहले स्टार्टिंग है। तो मैं आपको दोनों बुकें, ज्योग्राफी की पहली और दूसरी, उन दोनों को प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक के थ्रू पढ़ाऊंगी। ठीक है, पूरे लेसन समझाऊंगी। उन लेसन्स को समझाने के बाद फिर उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको समझाऊंगी, और लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने जो इतना भी कर लिया, ये बुक के लेसन जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, पढ़ाऊंगी, वो आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, एक दो बार सुन लिया, इतने में भी आप लोग 50 से 60 का स्कोर कर लेंगे। इसके अलावा जब मैं आपको क्विक रिवीजन पे लेके आ आऊंगी तो आप उसमें 70-80 का स्कोर आप आराम से कर लेंगे। अगर लास्ट में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला फॉर्मेट भी अपना लिया जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप आराम से 80 से 90 के अराउंड नंबर ले आएंगे। बस आपको जैसे मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से चलना है, उसी प्रॉपर वे में चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा वीडियो क्लास 12 के लिए है। ठीक है, बड़े बच्चे हैं आप लोग, मैच्योर बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के तो ग्रुप कनेक्शंस, फेसबुक फ्रेंड, ट्विटर पर, आपका इंस्टा पर इतने लोग जुड़े होते हैं। आप जितने लोग यहाँ पर इसको चैनल के साथ जोड़ सकते, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिएगा बहुत सारा, और सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके साथ पास आती रहे, और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ज़्यादा बात करी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इतनी बात नहीं करूँगी। फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने बात करी है। ठीक है, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम प्रॉपर, मैं आपको समझा देती हूँ कि कौन कौन से लेसन, जो आपके लेसन है जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। देखिए, हम लोग अभी अब बात करेंगे इकाई फर्स्ट के बारे में, जिसमें अध्याय 1 में हमने दे रखा है मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें इकाई 4 तक इसमें लेसन दे रखे हैं। टोटल अगर लेसन्स की बात करें, इकाई 4 है, यूनिट 4 है इसमें, और लेसन की बात करें तो 10 लेसन है। ठीक है, तो 10-3 यानी कि 10 वीडियोस में मैं इन लेसन्स को कंप्लीट कर दूंगी। एक वीडियो में एक लेसन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर कुछ कोई इसमें से लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ा लेसन है तो उसके लिए 2 बन जाएंगे, नहीं तो मोर देन 1 वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगी। अगर ये वीडियो तो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो, आगे के वीडियो 15 से 20 मिनट के वीडियोस में आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पहले लेसन के ऊपर चलते हैं। पहला लेसन है आपका इकाई फर्स्ट में से, अध्याय 1 में से, जिसमें आप मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो लेसन है आपका, ये आपको कहना क्या चाह रहा है पहले तो समझिए। मानव भूगोल का मतलब क्या है? देखिए, भूगोल का मतलब होता है कि जो पृष्ठभूमि आप लोग देख रहे हैं, जो ऐसी चीज, भौतिक चीज जिसको आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन उसको फील नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से छू नहीं सकते हैं। ठीक है,
छू कैसे सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि आप लोगों को मैं बोलूं कि आप ग्रह हैं जितने भी उनको छू सकते हैं जाके, नहीं आप ग्रह नहीं छू सकते, आप महसूस कर सकते हैं। सन है, मून है, ठीक है, हमें पता है हम पृथ्वी पर रहते हैं, गोल है, ये सब कुछ हमें पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको छू नहीं सकते ना, बस हमें पता है कि हम लोग इस पर रह रहे हैं। लेकिन मानव भूगोल के अंदर जो चीजें आती हैं जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, चट्टाने, ये सब क्या है, इनको आप देख तो रहे हो, फील भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन इनको क्या है आप लोग सामने से जाके छू भी सकते हो और बिल्कुल देख सकते हो। अब ग्रह की बात करें तो उनको आप एकदम से सामने से जाके नहीं छू सकते, आप उनको वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है, इनके मैं वीडियोस भी बनाऊंगी, आपको पूरे ज्योग्राफी के वीडियोस बना के दिया करूंगी, ठीक है, तो उस पर पिक्चर्स डालूंगी मैं, आपको आपको पता चलेगा। लेसन जो मानव भूगोल है, देखिए इसमें वो आपको कहना क्या चाहता है, पहले ये समझिए लेसन का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस लेसन को, क्या समझाना चाह रहा है। तो मानव भूगोल के इसमें हम प्रकृति यानी उसका नेचर पढ़ेंगे, उसके विषय क्षेत्र पढ़ेंगे, मतलब कौन से उसके एरियाज है, ठीक है। तो मानव हम लोग, ठीक है, भूगोल मतलब भूगोल क्या है, आप देख सकते हैं भूगोल को, नहीं आप देख नहीं सकते, आप उसको फील कर सकते हैं। देखने के लिए अगर हम लोग बात करें, वीडियोस हैं, वीडियोस से आप देख सकते हो, लेकिन कुछ पार्ट देख सकते हैं। इसी तरीके से भूगोल का कुछ पार्ट हम लोगों को नजर आ रहा है और कुछ पार्ट हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे हम लोग बात करें कि मैं आपसे बोलूं हम क्या आसपास अपने देख सकते हैं कि ग्रह कैसे चलते, नहीं, आप लोग उसको वीडियोस में देख सकते हो या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हो। इस तरीके से हमको पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, अर्थ गोल है, लेकिन हम लोग उस अर्थ को फील नहीं कर सकते, ऐसे देख नहीं सकते ना सामने से जाके कैसी गोल है, किसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, बस हमें पता है कि हम उसके अंदर रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें भूगोल का दूसरा हिस्सा, जैसे हम लोग बात करते हैं पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, पठार, चट्टाने, इन सबको क्या है आप लोग देख सकते हो, जा सकते हो वहां पर, उनको छू सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो, उसके सॉरी कंटेंट को फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये भूगोल के दोनों ही पार्ट है, एक भूगोल ये है जिसको आप लोग सामने से जाके देख सकते हो, दूसरा भूगोल ये है जिसको आप फील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मानव भूगोल का मतलब क्या है, देखिए मानव भूगोल का मतलब है, एक तो भूगोल हो गया जैसे मैंने आपको बात करी, ग्रह, चट्टाने, हवा, धूल, मिट्टी, ठीक है, दूसरा मानव भूगोल जो हम यूज करते हैं, लाइक जैसे नदी का पानी हम लोग यूज करते हैं, पेड़ों जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते हम सब यूज करते हैं, चट्टानों का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है, ये कंटेंट हो गया। अब ये लेसन आपका स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसकी। तो कहना क्या कहता क्या है स्टार्टिंग में ये, ठीक है, तो देखिए ये वाला पोर्टल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। अब यहाँ पे वही कह रहा है आपके कि जो अगर हम लोग बात करें मानव भूगोल का जो मुख्य विषय है भूगोल के संबंध में, ठीक है, मैं आपको उसको अंडरलाइन कर हाँ हाईलाइट करती रहती हूँ जो लाइन में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, तो वो ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं पहले से ही, लेकिन अगर हम लोग आगे बात करें भूगोल के संबंध में, तो मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल के संबंध में ही ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल संकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है, अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना और परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसके भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, अब इतना ही समझ में आ रहा होता तो फिर कहते हैं मैडम मैं आपका वीडियो क्यों देख रहा हूँ, तो मैं इसको इजी वे में आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए बच्चा, इसमें वो जो कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि मानव भूगोल जो है मेन हम लोगों को पता है भूगोल से ही संबंध है, कुछ अलग चीज नहीं हम पढ़ रहे, हम ज्योग्राफी ही पढ़ रहे, बट इसमें फिर हम मानव भूगोल और अलग से हमने ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों लिखा है इसको। तो उसने बताया कि इसमें हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हम उनके एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे जो हम लोगों ने फील करते हैं, मतलब मानव जो प्रकृति, जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, वो जियो का जो अध्ययन करता है, ज्योग्राफी का जो अध्ययन करता है, उसमें जो जो चीज़ों को फील करता है, जिनको प्रैक्टिकली यूज करता है, उनको हम लोग किस किस तरीके से काम में लाते हैं, कैसे कैसी घटनाएं, जैसे बाढ़ आती है, देखा ना आप लोगों ने, नदी का पानी ज्यादा हो जाता है, पर्वत कैसे बन रहे हैं, पहाड़ कैसे बन रहे हैं, कैसे उनको हम लोग यूज करें, हमें कैसे पता चला कि पर्वतों को हम लोग यूज कर सकते हैं, पठार को हम ये लोग यूज कर सकते हैं, नदी के पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें क्रिया हुई, हमने कब इनके बारे में स्टार्ट करना शुरू करा, जब हमें पता चला कि हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, तब हम लोगों ने उसका कैसे इस्तेमाल किया, फिर जब हम लोगों को इस्तेमाल करना आ गया तो फिर हम लोगों ने क्या काम करा, और जब हमको इस्तेमाल करना आ गया हमने इस पर टेक्नोलॉजी भी लगा दी और हमने जरूरत से ज्यादा चीजों को यूज करना शुरू कर दिया, तो फिर हम लोगों ने क्या करा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है।
आगे देखिए, आगे वो क्या कह रहा है यहाँ पर। आगे वो ये कह रहा है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, उसके दो मुख्य घटक हैं। पहला है प्रकृति, यानी कि भौतिक पर्यावरण। अब प्रकृति क्या है, भौतिक पर्यावरण क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया। भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, नेचर। नेचर आपको पता है, जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे, ठीक है, नदी, ये सब क्या है, आपकी प्रकृति है, जिसको आप फील करते हो। और जीवन के रूप में जिसमें भी मनुष्य भी सम्मिलित है, यानी कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोग, लाइफ है हमारी, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, तो ये भी एक प्रकृति का ही हिस्सा हो जाएंगे। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए, तो आपका वैसे प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, और भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, और मानव भूगोल भौतिक प्रकृति एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग बात करें, तो जो भौतिक भूगोल है ना, उस भौतिक भूगोल के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं, वो हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इन्वायरमेंट, जो भी हमारे चारों तरफ चीजें, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, हम उन सब चीजों का, जैसे हवा का आवरण की बात करें, एटमॉस्फेयर जो आप लोग, वायुमंडल जो आप लोग पढ़ते हैं, जल के स्तर के बारे में जब आप लोग पढ़ते हैं, जो जैव मंडल आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सब क्या है, ये सब हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन मानव भूगोल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर हम लोग भौतिक, जो हम लोगों ने ये सारी चीजें अभी बताई, और नेचर, प्रकृति, यानी कि हम दोनों का बीच में आपस में जो संबंध बनता है, हमने उनको दोनों को जो संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, यूज करना शुरू करा उन चीजों को, उन चीजों के अंदर संभावनाएं ढूंढनी शुरू करी, हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ना समझ में आ रहा हो तब भी मुझे बताएगा, ताकि मैं कुछ और आपके अंदर, इस वीडियोस के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करूं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, पढ़ाने का तरीका, वो सारा कुछ बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वो ये कह रहा है, इतना समझ में आया होगा, कि प्रकृति और मानव, ठीक है, प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसमें बल दिया जाता है। प्रकृति और मानव मतलब हम, प्रकृति जो नेचर है हमारा, उससे हमने जो संबंध बनाए, इन दोनों के अध्ययन पे हम लोगों ने यहाँ पर बल देना शुरू करा। अब बल कैसे देना शुरू करा, इसमें हमने तर्क करने शुरू करे। ठीक है, जब हम किसी चीज में तर्क और वितर्क करते हैं, तो उसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं, अब हम उसमें संभावनाएं ढूंढते हैं, हम उनको यूज देखते हैं कि किस किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, या इनके अंदर क्या क्या चांस, जैसे अभी हम लोग बात करें, लॉकडाउन के अंदर हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम, आप में से बहुत सारे लोगों ने घर पर खाली टाइम को यूज करने के तरीके, संभावनाएं ढूंढी होंगी कि किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी चीजें हम लोग इसमें इसमें पढ़े। अब सेकंड पेज पर आ जाइए आप लोग। सेकंड पेज पे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सेकंड पेज के अंदर यहाँ पर क्या है, कि सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेन मेन चीजें पढ़ेंगे। ये देखिए, भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों में किया जाता है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें भौतिक और मानवीय, ठीक है, अभी हमने बता दिया था भौतिक और मानवीय क्या है, दोनों के अंदर जो घटनाएं होती हैं, फिर जैसे हमारा मानव शरीर की रचना होती है, कौन कौन से प्रतीक, कौन कौन से किन चीजों, साइन को हम लोग एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं, एक सिम्टम की तरह देख सकते हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में तूफानों की आंख, नदी के मुख, हिमनाद की प्रोत, नासिका, जलमेरु की ग्रीवा और मृदा की प्रेक्षक का वर्णन करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जब भौतिक पर्यावरण बना और मानव ने उसमें क्रिया करनी शुरू करी, तो तूफान का रूप कैसा रहा, नदियों के रूप कैसे रहे, ठीक है, कैसे जलमेरु यानी कि झरने वगैरह, नदी तालाब, इन सब लोगों ने किस किस तरीके से, मिट्टी ने कैसे रूप अपना बदलना शुरू करा, गांव के लोग, नगर के लोग कैसे आपस में मतलब इन सब चीजों पर निर्भर होते चले गए, इन सब चीजों का कैसे वर्णन करा, कैसे रेल मार्ग बने होंगे, कैसे जल मार्ग बने, कैसे ये सब जाल बन गया, कैसे ये सारी सारी चीजें एक साथ कैसे इतने बड़े रूप में मतलब बन गई, कि हम लोगों ने इस कैसे संभावनाएं ढूंढी। ठीक है, इसी में आपकी ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के, मैं बुक में साफ से हो गई। ठीक है, तो इसमें बस जो सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है सैंपल की, एलन सी सैंपल, उनकी समझा देती हूँ। मानव भूगोल आपका अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता हुए कह रहे हैं। जो एलन सी सैंपल है, आ जाती है पेपर्स में डेफिनेशन, आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए हर लेसन में से जो इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि मानव भूगोल जो है, और उसमें अस्थिर जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी मूव करती रहती है ना, हमें पता है घूमती रहती है, रोटेशन में चलती रहती है। ठीक है, तो वो जो पृथ्वी जो घूमती रहती है, जो मानव, हम भी काम करते रहते हैं, हम भी कोई नॉर्मल तो नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से आपस में
चेंज होते रहते हैं, रिलेशन बनाते रहते हैं। स्टार्टिंग में मानव था तो प्रकृति के साथ उसका कुछ अलग तरीके का रिलेशन था, फिर जो बीच में मध्य मानव जो बना, फिर उसका और प्रकृति का अलग तरीके का रिलेशन था। आज की बात करें, हमारा प्रकृति का अलग तरीके का रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें परिवर्तन होती रही और रिलेशन भी बनते रहे, संबंध भी बनते रहे, इनके बारे में वो बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कि जो नेचर होता है मानव भूगोल की प्रकृति का, वो क्या है, किस किस तरीके से इसमें हमें काम करना होता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें मेन बात कर लेते हैं हम लोग। तो मेन क्या है इसके अंदर, वो ये कह रहा है कि ये जो भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन आप पहले कर चुके हैं, आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृतिक मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पतियां, विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं, ठीक है। यानी कि वो ये कह रहा है जितनी भी जलवायु, जल या प्राकृतिक वनस्पति आप लोग देखते हैं, ये सारी एक तरीके से क्या है, हमारी ये प्राणी जात है, यानी कि इनके अंदर जीवन है। हम लोग मानते हैं ना पेड़ पौधों के अंदर जीवन है, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है, जल है, इन सब के अंदर पूजा भी होती है, आपको पता है बहुत सारे रिलीजन में इन सब चीज़ों की। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से इनके अंदर प्राणी है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोगों ने जैसे भौतिक पर्यावरण में कभी एक मंच तैयार करा, हमने सड़कें बनाई, रेल बनाई, गांव बनाए, घर बनाए, खेत बनाए, डेली की जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें वो बनानी शुरू करी, ठीक है। कैसे इसको अपनी संस्कृति में जोड़ा, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में आगे, इन प्रकृतियों के बारे में किस तरीके से हम लोगों ने यूज़ करना शुरू करा। अब देखिए, टॉपिक है आपका मानव की प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण मतलब हम लोग कैसे प्रकृति के साथ जुड़े, और प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति हमारे साथ कैसे जुड़ी। तो देखिए, यहाँ पे वो क्या समझाना चाह रहा है कि स्टार्टिंग से देखो, कोई भी काम है हमें एकदम से तो नहीं आता ना, हमने धीरे 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 करना शुरू करा, हमें समझ में आई, फिर हमने उसमें और बेहतर तरीके ढूंढे। इसी तरीके से हम भी प्रकृति के साथ एक साथ नहीं जुड़े होंगे, टाइम लगा होगा, चीज़ों को हम लोगों ने बैलेंस करा होगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, जैसे इसमें कह रहा है, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूची होती है। यानी कि वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है, किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट कितना होगा या कितना हद तक हो सकता है, वो सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है संस्कृति, सॉरी, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि वो कल्चर जो है टेक्नोलॉजी से कितना जुड़ा है। जो कल्चर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो लोग ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं, जो नहीं जुड़ पाते उनका विकास थोड़ा धीमी गति से होता है, या बहुत कम होता है, या होता ही नहीं है, ठीक है। जो टाइम आपने देखा भी होगा, आपने आसपास जो भी मतलब एरिया हैं, या फिर जो लोग हैं जो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गए हैं, या जो लोग ज़्यादा जल्दी टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, वो लोग ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, वो कह रहा है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। यानी कि जब उसने समझा कि नेचर के जो रूल हैं, कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए, पहाड़ पे कोई रास्ता बना रहे तो पहाड़ की चोटी पे जाके थोड़ी ना रास्ता बनाएंगे, पहले नीचे से तो बनाना शुरू करेंगे। तो ये एक रूल है जो लोग समझना शुरू करा मानव ने। जैसे हम नदी की बात करें, नदी का पानी, बांध बनाना किस किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे, अब इसमें है उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। यानी कि जब हमें पता चला कि पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो उनसे हमारे क्या होता है, प्रकृति बनती है। जैसे डीएनए का इसमें बता रखा है, डीएनए जो जीन्स है, अनुवांशिक, आपको पता होगा, पढ़ा है आप लोगों ने, मेंडल ने जो करा था मटर के ऊपर, अनुवांशिकता के गुण का मतलब उसने आविष्कार किया, पता चला कि किस तरीके से दो ब्रीड्स को मिला के नई मटर की वो बनाई, ठीक है। तो कैसे हम लोगों को इन सब पे काम करना है। बीमारियों अनेक, आपको पता है, अभी भी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो जितने भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं ना किसी तरीके से बीमारी पे, हम उसको पाने के लिए, सक्सेस करने के लिए, उसके तरीके ढूंढने के लिए। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें तो जो आयुर्वेदिक तरीके बता रहे हैं कि तुलसी, लौंग वगैरह इन सब का यूज़ करो। ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हमें, तुलसी, लौंग, अदरक, ठीक है। तो जिसका काढ़ा डॉक्टर्स बोल रहे हैं अभी पीने के लिए, वो सारी क्या है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई तो है। तो ये सारी की सारी एक तरीके से क्या है, टेक्नोलॉजी से बढ़ती चली गई, चीज़ों को यूज़ करना हम लोगों ने ज़्यादा सीख लिया, ठीक है। तो देखिए, इसमें पढ़ रहिएगा, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। वो ये कह रहा है कि जब नेचर का जब हमें ज्ञान ज़्यादा होता है ना, तो जब नेचर का ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी हम उतनी ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे। और जब टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, तो मनुष्य पर पर्यावरण की जो बंदिश है, यानी कि हमें ये पता चलेगा। जैसे आपको पता है कि अगर भूकंप आता है तो पहले ही पता चल जाता है। जैसे अभी अप्रैल में भूकंप आना था, तो पहले ही इसका बता दिया गया था कि भूकंप आएगा, ठीक है। और तो क्या है कि जो भी सेफ्टी पर्पस है, वो चीज़ें पहले से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे बाढ़ का होता है आजकल, आपको पता है, तूफान का है, मौसम बदलना है, वो सारी चीज़ें आजकल पहले ही अनाउंस हो जाती है कि इस टाइम पे ये होगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि अगर कुछ ज़्यादा भयानक चीज़ें होती है तो उनके लिए सेफ्टी पर्पस
शुरू हो जाता है, उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रकृति पर्यावरण से अनुकूल क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम प्रकृति पर्यावरण से अनुकूल क्रिया मतलब क्रिया करती है, एक दूसरे के साथ काम करती है प्रकृति पर्यावरण के साथ, तो जो उसकी स्टार्टिंग की जो अवस्था थी ना, स्टेज जो थी, जब हम लोगों ने नेचर के साथ काम करना शुरू करा, उसमें क्या करा कि हमने प्रकृति के जो जो नियम, जैसे अगर बाढ़ आ रही है तो मतलब वो हम, हाँ, बाढ़ आ रही है तो भगवान हमसे गुस्सा हो गए, हम लोगों ने उसको गलत यूज करना शुरू कर दिया। आंधी तूफान हो गए तो भगवान गुस्सा हो गए, भूकंप आ रहा है तो भगवान गुस्सा हो गए। ये हम लोगों के लिए क्या थे, प्रकृति के आदेश थे कि प्रकृति कह रही है कि ये मत करो, प्रकृति कह रही है वो मत करो। तो जब ये सारी चीजें हुई, ऐसा होना शुरू हुआ, ये जो काम हम लोग कर रहे थे कि कोई भी चीज जब हो रही थी, चाहे वो बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान, बारिश ना होना, बारिश ज्यादा होना, तो ये सारी चीजें हम लोग किससे रिलेट कर लेते थे, भगवान से रिलेट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि हमें समझ में नहीं आता था क्या है। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वर्ल्ड में कहीं भी कुछ हो रहा है आपको 2 सेकंड के अंदर पता चल जाता है, लेकिन ये ऐसा तो हमेशा तो नहीं था। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये धीरे धीरे डेवलप हुई। तो जब स्टार्टिंग में हम हर चीज को जो नेचर से हो रही है, मान लीजिए कहीं पहाड़ टूट गया, बादल फट गया और हमने उसको भगवान से जोड़ लिया, प्रकृति के रोष से जोड़ लिया, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, उसको हम लोगों ने कहा पर्यावरणीय निश्चयवाद। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है, तुलना करने के लिए भी आता है और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है डेफिनेशंस के रूप में। ठीक है, तो मतलब मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ रहे हैं, उसमें पहली हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, उसमें वो आपसे पूछता है कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या था। पर्यावरण निश्चयवाद वो था जब टेक्नोलॉजी, तकनीकी हम लोग निम्न स्तर की थी, हमारी प्रकृति के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, प्रकृति के आदेशों को, आंधी तूफानों को ही हम लोग उनकी मतलब भगवान से अपना कॉन्टेक्ट समझते थे, उनकी बातों को समझते थे। यानी कि इन शॉर्ट बात करें तो पूरा पूजा पाठ से हम लोग जोड़ लेते थे इसको। ठीक है, ये तो टेबल है, ये आप लोग को देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाने के मतलब से नहीं है, वैसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये मानव की प्रकृतिवाद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इससे ना प्रकृति शक्तिशाली हो रही थी उस टाइम पे, मनुष्य शक्तिशाली नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम प्रकृति को माता के रूप में देखते थे, और जैसे हम लोग कुछ भी नुकसान करें तो ऐसा लगता था अपने परिवार के साथ ही नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी को विकसित ही नहीं होने देते थे, कुछ करते ही नहीं थे, कि उनको ये लगता था कि इससे हमारी जो पृथ्वी माता है वो गुस्सा हो जाएंगी और वो हम पे अपना प्रकोप देंगी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण प्रकृति पर बलों को समझने लगे। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वह अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वह संभावनाओं को जन्म देता है और मानवीय क्रियाओं के प्राकृतिक भूदृश्य की रचना करता है। मानवीय क्रियाओं की छात्र सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तारगित पहाड़ियों में, चारगाहों तटों पर पतन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि पहले के विद्वानों ने से संभावनावाद का नाम दिया। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर इतनी जल्दी समझ में आ गया होता तो फिर आप क्यों देख रहे होते हैं वीडियो। लेकिन अगर समझ में आ रहा है मेरा पढ़ा है वो, तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट का पोस्ट करके फटाफट से लाइक करिएगा और 2 शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझाती हूँ आपको। अब संभावनावाद क्या था हमने पढ़ा पहले। ठीक है, तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संभावनावाद पढ़ा कि जैसे हम जो चीजें पता चलती रही, उनको जो भी चीजें होती हम उसको पूजा पाठ भगवान से जोड़ लेते थे। अब क्या हुआ धीरे के धीरे, अब हमने उसके अंदर संभावनाएं ढूंढनी शुरू करी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो पानी है, पानी को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे प्रकृति को हम लोग मतलब सेव कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे आप कभी तो पंखा बनाने के बारे में सोचा गया होगा ना, कभी तो एसी बनाया गया होगा, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने यूज करना शुरू करा। जैसे आप लोगों को पता है पत्थर से पत्थर रगड़ के आग निकालनी शुरू करी थी हम लोग ने, संभावना ही तो ढूंढी। पहिया बनाया हम लोगों ने, तो बैलगाड़ी के लिए संभावना ढूंढी, नदी पार करने के लिए एक नाव का मतलब आविष्कार किया। ये क्या है, ये संभावनाएं तो थी। और अपने खाने पीने के लिए जड़ी बूटियां, पेड़, दवाइयां के लिए जड़ी बूटियां यूज करनी, पेड़ों को खाने पीने के लिए, फलों को, उनकी पत्तियों को कैसे यूज करना है, और कैसे खेती करनी है, कैसे गाय भैंसों को दूध का यूज करना है। ये सारी चीजें क्या है, चीजों में से संभावना है कि दूध मिला, फिर दूध में से हम लोगों ने दही बनाना सीखा, मठा, घी, ये सब क्या है, संभावना।
ठीक है। तो लेकिन जब हमने इन सब चीज मतलब जो भी प्रकृति से हमें चीजें मिल रही थी, उनके अंदर हम लोग और क्या क्या चीजें बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो चीजें जब हमने ढूंढनी शुरू कर दी, उनका हम लोगों ने जब उपयोग करना शुरू कर दिया, उसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, संभावनावाद। हमने नहीं, मतलब विद्वानों ने नाम दिया संभावनावाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संभावनावाद क्या था कि ठीक है। जैसे इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझे कि धीरे धीरे हमें तो पता था कि जमीन है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उस जमीन पे घर बनाने शुरू कर दिए, जगह जगह हम लोगों ने उसको रहने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या था, हम लोगों ने संभावनाएं ढूंढनी शुरू करी। जैसे हेल्थ को लेकर जड़ी बूटियां आपको पता है कितनी यूज होती हैं, ठीक है, पहले के जमाने में, आज भी आयुर्वेदिक हम लोग कितना यूज करते हैं। तो ये सारी पतंजलि आप लोग कितना यूज करते हो, ये आयुर्वेदिक ही तो है। तो हमने संभावनाएं ढूंढनी शुरू करी, ये सारी चीजें संभावनाएं थी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया संभावनावाद। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने, दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन गए, ठीक है। नवनिश्चयवाद हम लोग अब पढ़ेंगे, और आपका ये पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच मध्य मार्गों को परिलक्षित करता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दो विचार बता रहा है कि एक भूगोलवेत्ता थे, मतलब ज्योग्राफी पे जो काम कर रहे थे व्यक्ति थे, नाम था ग्रिफिथ टेलर। पूछ सकता है ग्रिफिथ टेलर के अकॉर्डिंग उसकी संकल्पना को समझाइए। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या करा, जो पर्यावरण निश्चयवाद, जो हम प्रकृति को हर चीज भगवान से जोड़ रहे थे, और संभावनावाद जब हमने उसमें यूज करना शुरू कर दिया, उसके अंदर अपने अपने अनुसार उसको ढालना शुरू कर दिया, यानी कि प्रकृति को अपने अनुसार ढालना संभावनावाद है, ठीक है। तो संभावनावाद उन दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग लगाया, क्योंकि जब हम लोगों को प्रकृति की चीजों को हम लोगों ने अपने लिए यूज करना, अपने अकॉर्डिंग ढालना शुरू करा, तो हमने उसकी अति कर दी, उसको हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो अब जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, तो एक उसके बीच में बैलेंसिंग तो आना जरूरी है ना, बैलेंसिंग नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो बैलेंसिंग करना शुरू कर दिया, उसको ही नाम दिया गया नव निश्चयवाद, अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया गया। रुको और जाओ का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से ना, एक मिनट रुको और फिर जाओ, यानी कि एक मिनट हम लोग कहते हैं ना, एक बार सोच तो लो, बोलने से पहले सोचो फिर बोलो, लाइक इसी तरीके से रुको और जाओ। रुको और जाओ का मतलब यहाँ पे था, जैसे देखो इसमें यहाँ पे समझा रखा है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल। पहले मैं इसका समझाऊंगी, फिर मैं आपको एक डेली बेसिस वाला एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। ये भी डेली वाला ही है वैसे। लाल रंग का अर्थ है, जैसे लाल बत्ती आपने देखा होगा चौराहे पे, हम लोगों को रोकने के लिए, हम ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए रेड लाइट होती है, ठीक है। तो लाल बत्ती मैं बताती है रुको, एम्बर यानी कि पीली बत्ती जो है हमारी, लाल और हरी बत्ती के बीच में रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। बोलती है ना पीली बत्ती के, रुके रहो, तैयार हो, अभी मतलब लाल तो बिल्कुल रुक जाओ, ठीक है। और पीली बत्ती जो हमें बताती है, एम्बर बत्ती बताती है कि तैयार हो जाओ, बस अभी होने वाली है। और हरी बत्ती हमें क्या बताती है कि चलो आगे, यानी कि लाल और हरी बत्ती के बीच का जो मीडिएटर का काम करती है, वो करती है पीली मिट्टी, ओ सॉरी 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 पीली बत्ती, ठीक है। तो वो जो पीली बत्ती है वो हमें क्या बता रही है, बीच का गया, वही बीच का बाद यहाँ पे नवनिश्चयवाद है। लाल बत्ती मतलब समझ लीजिए पर्यावरण निश्चयवाद, संभावनावाद समझ लीजिए हरी बत्ती, और नवनिश्चयवाद हो गया हमारा पीली बत्ती, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, इस बात का मतलब क्या है आप समझिएगा। देखिए, जब हमने लोगों को प्रकृति से जो जो चीज़ें मिली, हमें स्टार्टिंग में हम उसका यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम उसका यूज़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, तो भगवान गुस्सा हो जाएगा। लेकिन फिर हमने उसके अंदर संभावनाएं ढूंढी, और प्रकृति से जो चीज़ें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दिया, ठीक है। जब हमने ढालना शुरू करा उसके अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ, हम लोगों ने उसको ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिया। आपने देखा होगा AC रेफ्रिजरेटर यूज़ करने से, या स्किन क्रीम यूज़ करने से, जो कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो गया, हमारा ओजोन लेयर जो है वो है क्या हो गई, ओजोन लेयर पतली होती चली गई, ठीक है ना। पता है ना आपको, समता मंडल के ऊपर पाई जाती है, 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है, ठीक है। अब जो ओजोन लेयर क्या होती है, वो हमारी रक्षा करती है जो सूरज से पराबैंगनी किरणें, यानी कि यूवी जो निकलती हैं, यूवी किरणें निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, उनसे हमें बचाती है। अगर यूवी वेव से वो हमें नहीं बताएगी तो स्किन कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, एक तरीके से कि हम लोगों ने ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक नवनिश्चयवाद, मतलब यूज करो लेकिन एक बैलेंस करके यूज करो, वो होता है हमारा नवनिश्चयवाद, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में बैलेंसिंग, जैसे अगर हम लोग बात करें, हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएंगे,
इतनी जल्दी से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उसके लिए एक नया ऑप्शन ढूंढ लिया, हम लोगों ने दूसरी तरह की जो ऊर्जा है वो ढूंढी। जैसे हम लोगों ने बैटरी, अगर हम बात करें, अगर हम एलपीजी बात करें, सीएनजी बात करें, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये इसके ऑप्शन ही तो हैं कि हम लोगों ने इसको ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे बायोकेमिकल हम लोग जितना भी वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन की। गाड़ी अगर पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेगी तो हम लोग किससे, बैटरी से चला सकते हैं, सीएनजी से चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये हो गई हमारा नवनिश्चयवाद, ठीक है। तो एक चीज़ नहीं है तो हमने उसको दूसरा उसका ऑप्शन रखा हुआ है। जैसे कि इसमें पढ़िएगा आप लोग, हाँ जी, प्रकृति नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, और जब प्रकृति रूपांतर की स्वीकृति दे तो वह अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, एक सेकेंड, नहीं होती, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं कि प्रकृति कहती है लाल, मतलब प्रकृति गुस्सा होगी, बारिश होगी, आंधी होगी, तूफान हो गया तो प्रकृति गुस्सा हो गई। तो अब हम लोगों ने जो गुस्सा होगी तो हमने उसका उत्तर क्या दिया कि चेंज करा, उसके अंदर उनको कुछ सीमाओं में करना शुरू कर दिया। जब हमने उसको सीमाओं में करा तो इससे नेचर को भी हानि नहीं हुई और हमने उसके अंदर संभावना भी ढूंढ ली। इससे क्या होगा, हमने बताया अति, वही कह रहे हैं अंधाधुन, मतलब अंधाधुन उन चीज़ों का यूज। जैसे अब अगर हम लोग बात करें, अभी देखिए लॉकडाउन है, रोडों पर कोई भी नहीं, तो जहाँ भी हाईवे हैं या फिर जहाँ पे रेड लाइट्स नहीं है, जहाँ पे पता है कि अब कोई ट्रैफिक नहीं है, तो लोग वहाँ पे इतना स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वो एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई रोक नहीं है, ठीक है, कहीं कोई ब्रेक करने, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो लोग चलाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दुर्घटना तो होती है, ठीक है। तो वो जो क्या है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये काम किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत आवेश, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमनदियां, निम्नकृत भूमियां। वही मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया ओजोन परत लेयर, ग्रीन गैस, ठीक है, ग्रीन गैस वाला जो अपने लोग समझते हैं, ग्रीन गैस वाला होना चाहता है, बर्फ पिघलने लगती है, नदियां मतलब सूखने लगती हैं, ये सारी चीजें होना शुरू हो गया, ठीक है। तो नवनिश्चयवाद ने इसके अंदर संतुलन बनाने के लिए काम करना शुरू करा कि सबको बैलेंस करके चलते हैं तो संभावनाएं भी ढूंढ सकते हैं, प्रकृति का यूज भी कर सकते हैं और जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट पढ़ते हैं, समय के गलियारों में मानव भूगोल, ठीक है। जैसे कि टाइम चेंज होता है ना, तो उसमें मानव भूगोल के अंदर क्या आया, तो देखिए पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसके रूपांतर पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न परिस्थितियों के रूप परिस्थिति के निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ तथा इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अनूठी क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास से अत्यंत गहरी, अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालीन संतत पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने के लिए उपागमों में परिवर्तन आया। उपागमों में यह गत्यात्मक विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बदला हम लोगों ने चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करी और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, आविष्कार करने की कोशिश करी और जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर बदलाव ला सकते थे टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ हमने उन चीज़ों को और बेहतर और सुरक्षित करने की कोशिश करी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप तो आप बस इसको 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या आता है, देखिए वो बोल रहे हैं मानव भूगोल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों का। अब इसके कुछ क्षेत्र होते हैं, इनके मेन एरिया होते हैं, कुछ साइड पोर्शन होते हैं। लाइक जैसे हम लोग बात करते हैं फिल्म में एक एक्टर होता है, एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक एरिया होता है और एक उसका उपक्षेत्र होता है। अब इसके अंदर जो तालिका है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि तालिका आपकी क्या कह रही है। देखिए इसको मैं समझाती हूँ, आपके पेपर में तो सही से आ ही रहा होगा, ठीक है। पहले इस तालिका को समझिए वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि एक समय अवधि आई, ठीक है। मानव भूगोल की प्रकृति में समय अंतराल में क्या हो, एक समय अवधि थी, उसमें एक पर्टिकुलर काम चल रहा था। जैसे अगर हम लोग बात करें आरंभिक उपनिवेश युग जो था उसमें अन्वेषण में विवरण हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में जब हमारा उपनिवेश मतलब जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखा था, ठीक है, तो तब उन लोगों ने क्या करा, उसके अंदर उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। हर चीज़ आपने देखा होगा, रेल उन्होंने बिछाई, डाक सुविधा उन्होंने करी,
तो ये सारी चीजें क्या उन्होंने आविष्कार शुरू करे, ठीक है, चीजों को यूज करना। हड़प्पा अपने सिविलाइजेशन आप जो पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अंग्रेजों के समय में ही ढूंढी गई थी। तो ये सारी चीजें क्या है, खोज शुरू करी उन्होंने, चीजों को देखना शुरू करा। फिर जब उत्तर उपनिवेश की युग आया, जब और टाइम बीता उनको यहाँ पे रहते रहते, अब उन्होंने एरिया को एनालाइज करना शुरू कर दिया, प्रदेशों को विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि कौन सा एरिया के अंदर मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सा एरिया पहाड़ है, कौन सा पर्वत, कौन सी खेती के लिए, कौन सा कैसे काम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आगे आगे टाइम बीता, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 के आसपास, तो उन्होंने क्षेत्रीय विभेदन कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, हर एरिया को उनके एरिया के हिसाब से बांट दिया। भाई ये एरिया, यहाँ पे खेती अच्छी होगी, यहाँ पे जो जानवर पशुपालन अच्छा हो सकता है, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज बिजनेस ज्यादा अच्छा हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ ये जानवरों के लिए ज्यादा सही रहेगा, ये पेड़ पौधों के लिए एरिया ज्यादा सही रहेगा। इस तरीके से उन्होंने एरियाज को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 1950 के दशक के अंत 1960 के दशक के अंत तक, यानी कि हम आज़ाद हो गए, तब तक हम लोगों ने क्या करा, इन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने एरियाज डिवाइड किए थे उन पर काम करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, संगठन बना दिए हर एरिया के लिए। और वो जो संगठन बनाए उन पे उनको अंदर हम लोगों ने और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया, उन टेक्नोलॉजी से वो संगठन जो है बहुत अच्छे से अपना काम करने लगे, ठीक है। आपने देखा जैसे कंप्यूटर वगैरह ये सब, ठीक है। अब 1970 के दशक में क्या हुआ कि हमने इसमें मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। अब इसके अंदर 1970 के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी विचारधारा आई, उन विचारधाराओं ने अपने अकॉर्डिंग काम करा, राजनीति में बदलाव आया, लोगों के सोचने पे बदलाव आया, ठीक है, और एक अलग तरह की क्रांति आई। उस क्रांति ने क्या करा कि अपने अलग अलग लेवल पर उन्होंने उन चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करी। अब उसके बाद 1970 के बाद 1990 के दशक में क्या हुआ कि भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद कहा जाता है इसमें। अब क्या हुआ, जो भूगोल का एक तरीके से नया जन्म हुआ, भूगोल को और अलग लेवल पर उठाया गया, चीजें को, संकल्पनाओं को और ज्यादा स्पष्ट किया गया और सरल भाषा में लोगों के पास लाया गया और समझाया गया। अब इसी चीजों को समझाने के अंतराल में जब हम लोगों ने आए, समझे चीजों को, तो अब हमने डिफाइन करा, जैसे अंग्रेजों के टाइम में हमने डिफाइन करा मानव भूगोल के क्षेत्र, अब उसके उपक्षेत्र भी डिवाइड हो गए और उन उपक्षेत्र पे हम लोगों ने काम करना शुरू करा। देखिए अब उपक्षेत्र किस तरीके से हम लोगों ने काम करना शुरू करा। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपनी बुक को सामने रख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ आप उसमें से देख लीजिएगा। देखिए सामाजिक भूगोल जो यहाँ पे वो कह रहा है, वो कह रहा है कि सामाजिक भूगोल के अंदर अब हम लोगों ने, भूगोल का एक क्षेत्र होता है क्या, अगर आपसे पूछे भूगोल का क्षेत्र क्या है, आप समझिएगा। तो भूगोल के क्षेत्र सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल और आर्थिक भूगोल, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब वो बोलता है कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अब सामाजिक भूगोल के क्षेत्र का वर्णन समझिए आप। तो उसमें वो कहता है कि व्यवहारवादी भूगोल पहला क्षेत्र, उपक्षेत्र होता है सामाजिक भूगोल। व्यवहारवादी मतलब हम कैसे कैसे लोग एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, किस किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग एक दूसरे के लिए अच्छा बुरा तरीके से और बेहतर तरीके से काम करते हैं। दूसरा सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी कि कैसे एक दूसरे को डेवलप कर, एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। फिर इसी तरीके से अवकाश का भूगोल, इसी तरीके से सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। इसका मतलब सामाजिक भूगोल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, जब हम कल्चर को एक साथ जोड़ते हैं, नेचर को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब अपने स्वभाव को, कि लोगों के लिए हम कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के लिए हम कैसे काम करते हैं, किन किन चीजों के गैप के बाद हमें काम करना चाहिए, किन कौन सी संस्कृतियों पर ध्यान रखना चाहिए, कैसे औरत आदमी सभी जेंडर्स के लिए काम करना चाहिए, ऐतिहासिक रूप में हमें कैसे काम करना चाहिए, हेल्थ को लेकर हमें कैसे काम करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोग सामाजिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे पढ़े, नगरीय भूगोल, नगरों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नगरीय भूगोल हो जाएगा। इसी तरीके से राजनीतिक भूगोल की बात करें तो राजनीतिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम अलग सेना को हम लोगों ने किस तरीके से काम करना है, निर्वाचन रूप में हमें कैसे काम करना है, कौन से एरिया के लिए कौन किस किस तरीके का हमें काम, कहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है, कहाँ पे हेल्थ की जरूरत है, कहाँ पर रोड बनाने की जरूरत है, कहाँ पे काम की जरूरत है, ये सारी चीजें राजनीति के अंदर आती हैं। जनसंख्या भूगोल मतलब कहाँ कौन से एरिया की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा जनसंख्या है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, किसी की कम जनसंख्या तो कैसे कंट्रोल करना है। जैसा भी आपने देखा होगा पहले कि लिंग अनुपात बहुत से राज्यों में बहुत ज्यादा था, तो लिंग अनुपात कैसे कम करना है उसका, कैसे औरतों की बच्चियों की जो जान बचानी है, कैसे लड़कियों की संख्या वहां पे ज्यादा करनी है, ठीक है। और आवास भूगोल के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे रहने के लिए आवास भूगोल जो है वो रहने के लिए सेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक सेकेंड, रहने की अगर हम सेंस की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि
कहीं पर पहाड़ों पे घर होते हैं, कहीं पे ज़मीन पर हैं, कहीं पानी के अंदर हैं, कहीं लकड़ी के घर हैं, कहीं सीमेंट के घर हैं। जैसे आप कश्मीर की बात करें तो जो मेन ज़मीन होती है उसके नीचे गड्ढा करके भी जो घर बनाए हुए हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह इधर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे नीचे पहले बांस के खंभे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो जैसे बर्फ़ के घर हैं, इग्लू, ठीक है। कश्मीर की बात करें तो शिकारा, जैसे आप देखते हैं पानी के अंदर भी घर हैं, तो केरल के अंदर भी इस तरह के घर हैं। तो किस किस तरह का किस तरह का आवास है, भूगोल, ठीक है। तो ये आवास भूगोल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग बात करते हैं कृषि में हमें कितना काम करना है, कितना पैसा देना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्रालय काम कर रहा है, वहाँ पर कौन से सेक्टर में कितना पैसा देना है। तो उद्योग में कैसा कौन से उद्योग में, बिजनेस में कौन से में लगाने, कौन से बिजनेस के ज़्यादा संभावना है उसमें हम पैसा लगा सकते हैं। कौन सी संसाधनों को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा है खुदाई चलती रहती है, कहीं चट्टानों की, कहीं मैदानों की, कहीं समुद्र के अंदर चल रही है, माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है। कहाँ से हमें पेट्रोल मिल सकता है, कौन सी ज़मीन से, कौन सी ज़मीन से हमें सीमेंट मिल सकती है, कौन सी ज़मीन से हमें हीरा चांदी सोना मिल सकता है। वो सारी चीज़ें क्या है, हमारा संसाधन, ठीक है। पर्यटन भूगोल की बात करें, कौन से एरिया पे लोग अगर हम ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे अगर हम पैसा लगाएं उस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रेवल करेंगे उस एरिया को देखने के लिए। वहाँ से हमें कुछ और नहीं मिल रहा खेती वगैरह किसी चीज़ से, लेकिन वहाँ पे लोग इतना घूमने के लिए आते हैं कि वो इतना पैसा वो चीज़ एरिया कमा के दे देती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे यहाँ की चीज़, आप टिकटॉक पे आप लोग पागल हो गए हैं आजकल बच्चे। तो टिकटॉक क्या है कि चाइना ने एक अपना एक आइटम बनाया, एक अपना मतलब क्या कह सकते हैं, एक बिजनेस प्लान बनाया उसने अपना टिकटॉक का, और लोग ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी तो है। जैसे आप लोग यूज करते हैं लाइक पेटीएम हो गया, ठीक है, चाइना का है, हम लोग यूज करते हैं, या बाहर की कंपनी से जितने भी फोन वगैरह जो आते हैं हम लोग उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ के भी चीज कुछ आइटम्स बाहर जाते हैं। लाइक जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान ये जो कोरोना के टाइम में हमारी दवाइयाँ गई हैं, अमेरिका तक गई हैं, ठीक है, जापान तक गई हैं। तो ये सारी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला फॉर्मेट है, हम लोगों ने करना शुरू करा, ठीक है। तो ये लेसन था आपका, पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। सीक्वेंस पे मैंने आपको समझा दिया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर बच्चा समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर भी और सब्सक्राइब तो पहले ज़रूर करिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दूसरा, धीरे धीरे देखिएगा, जैसे जैसे इसमें वीडियो डलते जाएंगे, बनते जाएंगे, वैसे ही इसके अंदर की क्वालिटी भी और मैं उसको सुधारती रहूँगी। और अभी लॉकडाउन भी है तो इतनी मेरे पास सर्विसेज भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, तो जितनी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है, ठीक है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों इस पर काम करिएगा, ठीक है। और टेक केयर, बाय, और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, ओके।